यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, एक तो ये कि ये ऑर्बिट है और ये ऑर्बिट कैसा है, इलिप्टिकल है, ये राउंड नहीं है, ठीक है। ये जो ऑर्बिट आपको नजर आ रहा है ये कैसा है, इलिप्टिकल है, एक तरफ से थोड़ा सा ऑब्लॉन्ग है यानी थोड़ा सा लंबा है और दूसरी साइड से थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इलिप्टिकल। इलिप्टिकल में आपको दो जगह आपको नजर आ रहा है सोल्स्टाइस, ये सोल्स्टाइस। एक तो ये बात याद रखना है कि ये जो जमीन जो ऑर्बिट कर रही है ये टिल्टेड है, ये स्ट्रेट नहीं है। जो ये झुकी हुई है इसको क्या कहते हैं, टिल्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं, टिल्टेड। कितने एंगल पे टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे ये टिल्टेड है। कितने, 23.5 डिग्री पे ये ऐसे यूं इस तरह करके, अगर आप यहाँ से यूं नापना शुरू करोगे तो ये, अगर यहाँ नीचे से नापोगे तो फिर ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, अगर ऊपर से नापोगे तो 23.5, अगर नीचे से नापोगे तो कितना हो जाएगा 66.5, ठीक है। अर्थ सन रिलेशन है, बीच में क्या है सन और उसके गिर्द क्या घूम रही है, अर्थ। तो फिर अभी ये चीज भी समझ में नहीं आ रही, बचपन से पढ़ते चले आए हो सोशल स्टडीज ज्योग्राफी वगैरह के सब्जेक्ट। 23 ऊपर से हल्का सा है ना टेल की, ऊपर से देख रहे हो ऊपर से 23.5, और यहाँ नीचे से जब इक्वेटर से आप यूं करके ऊपर जाओगे वहां से लोगे तो फिर ये कितना नजर आएगा 66.5, ठीक है। तो ये दोनों तुम्हारा जो सवाल आता है 2 नंबर का, उसमें दोनों बातें आई हुई हैं। वो जो ऑप्शंस आपको देते हैं कभी वो कहते हैं 23.5 तो वो ऊपर से ले रहे होते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन भी सही है। और अगर वो कहते हैं 66.5 तो वो यूं नीचे से ले रहे होते हैं, ठीक है, 66.5 तो वो ऑप्शन भी सही है। और अगर दोनों आ जाते हैं तो फिर आप जो है वो 23.5 लिखोगे कि 23.5 टिल्ट की हुई है, ऐसे हल्की सी यूं करके टिल्ट हुई है, ठीक है। तो ये टिल्टेड है, पहली बात तो हो गई ये। अच्छा और दूसरी बात मैंने आपको बता दी कि ये कैसा है, इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल का मतलब समझ गए, थोड़ा सा ऐसे करके यूं, राउंड नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इस शेप की वजह से जो सीजन्स हैं उसमें चेंज आती है। सॉल्स्टाइस जो आपको देखने को मिलते हैं और इक्विनॉक्सेस। अब आपको 2 नाम पता चल रहे हैं यहाँ पर, बचपन से जो आपने पढ़े वो सिर्फ ऑर्बिट पढ़ा है, ठीक है, लेकिन ये नाम आपको बाद में दूसरी क्लासेस में पढ़ने के लिए जो थोड़ी सीनियर क्लासेस उसमें पता चले होंगे, सॉल्स्टाइस एंड इक्विनॉक्सेस। ये सॉल्स्टाइस क्या होता है, सॉल्स्टाइस होता है वो वाला वक्त जब आपका, हमेशा याद रखना कि जो सीजन्स आप नापना शुरू करोगे वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से नापना शुरू करना, ठीक है, यानी नॉर्थ की साइड से। जहां सूरज नॉर्थ की साइड होगी वहां से हमें सीजन पता चलने वाला है, ठीक है। साउथ पे गए तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हमेशा कहाँ से नापना है, सीजन नॉर्थ की साइड से हम देखेंगे कि नॉर्थ हमारा किस तरफ है। अब ये फर्ज कर लो कि ये जो टिल्ट हुई हुई है ये देख रहे हो कि सूरज की तरफ ये वाला जो नॉर्थ है यार, इसका मतलब है यहाँ समर होने वाली है, ठीक है। सूरज पूरा का पूरा जो है वो नॉर्थ में पड़ेगा और नॉर्थ में क्या हो जाएगी, समर हो जाएगी। दिन इतना बड़ा हो जाएगा 21 जून को कि दिन बहुत बड़ा अपनी पीक पे पहुंच जाएगा और रात थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, जून सॉल्स्टाइस, ठीक है। तो ये वाला उससे हम सीजन नापेंगे। ये विंटर साउथ में मत की तरफ मत जाना, ठीक है, इसको जरा इग्नोर कर दो, अभी सिर्फ याद करने के लिए मैं बता रही। अच्छा, यहाँ से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो फिर कौन सा आ गया, सितंबर, ठीक है। जून से हम नीचे आए सितंबर, सितंबर पे हमें क्या नजर आया, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स किसे कहते हैं, नाम से ही जाहिर है इक्वी के इक्वल होने वाला है, दिन और रात बराबर हो जाते हैं, 12-12 घंटे के दिन और रात हो जाते हैं। लेकिन वही कि सूरज जिस तरफ टिल्ट होगा उसी तरफ, तो ये इक्विनॉक्स कहलाते हैं। या तो ये फॉल में होता है आपका या फिर स्प्रिंग में होता है, ठीक है। तो ये फॉल एंड स्प्रिंग में होता है। सितंबर में आपका इक्विनॉक्स होगा, ये फॉल का है। फिर उधर आप चले गए तो ये आ गया सर्दियों का जमाना। जनाब तुमने सर्दी कैसे, तुम्हें लगा कि ये सर्दियों का जमाना है, कहाँ से पता चलेगा। देखो वहां के ऊपर अगर हम गौर से देख रहे हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है, सूरज जो है वहां तक पहुंच रहा है, जमीन ऐसे टिल्ट की हुई है। और सूरज किस तरफ ज्यादा पड़ेगा, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ, सूरज कहाँ ज्यादा पड़ा है? सूरज नॉर्थ की तरफ ज्यादा पड़ रहा है।
सूरज साउथ की तरफ ज्यादा पड़ा है, नॉर्थ की तरफ इतना नहीं पहुंच पा रहा, लिहाजा नॉर्थ में क्या हो जाएगी, ठंड हो जाएगी। वो ठंड का जमाना है, विंटर सीजन है, ठीक है, दिसंबर जनवरी। तो अब क्या पता चला कि सीजन कहाँ से पता चलने वाले हमें, नॉर्थ से पता चलने वाले। नॉर्थ की तरफ जो जमीन टिल्ट हुई हुई है वो सूरज से दूर हो गई है, ठीक है, वहीं से मौसम भी हमें पता चलेगा। तो वो ठंड वाला सीजन दिसंबर और जनवरी, ठीक है। अब हम और ऊपर आ जाते हैं मार्च की तरफ। तो ये स्प्रिंग का सीजन आ गया, इक्विनॉक्स आ गया, दिन और रात आपके बराबर हो जाएंगे, थोड़े से फूल फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, ये वाला सीजन स्प्रिंग सीजन। और ये तरह करते करते दोबारा ये ऑर्बिट अपना जो है सिलसिला पूरा रखेगा। अच्छा, इसमें हमें दो चीजें पता चल रही हैं, एक अर्थ अपने रोटेशन पे घूम रही है और एक अर्थ क्या कर रही है, रेवोल्यूशन। ये जो पूरा ईयर में करती है वो क्या कहलाने वाला है, रेवोल्यूशन कहलाने वाला है। कितने अरसे में होता है रोटेशन, कितने टाइम पीरियड में होती है, 24 आवर्स में, डे एंड नाइट क्रिएट होते हैं। और रेवोल्यूशन कितने पीरियड में होती है, 365, ठीक है, 1 ईयर, ठीक है। चलिए अब इसकी थोड़ी सी तफसील पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अर्थ सीजन्स, अर्थ के सीजन का मेन कॉज क्या होता है। पहला है टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, क्या इसकी वजह टिल्ट है या इसकी वजह जो है वो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन, क्या इनका फासला है। अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, कि अर्थ जो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के ऊपर वो है, या अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, या फिर अर्थ का जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है ये वजह है। तो इसकी वजह, सीजन की वजह क्या होती है, टिल्ट। टिल्ट की वजह से क्या होता है, वो टिल्ट जिधर जा रहा है, मैंने अभी बताया अगर दूर जा रहा होगा तो वहां क्या होगी, विंटर सीजन होगा, ठीक है। तो ये हम कह रहे हैं कि सीजन्स हमें पता चल रहे हैं। तो सीजन्स किसकी वजह से होते हैं, टिल्ट की वजह से होते हैं। और अगर सूरज की तरफ होगा वाला सीजन तो फिर क्या होगा, समर सीजन चलेगा। सॉलिस्टाइस का मतलब है दिन बहुत बड़ा होने वाला है, दिन वहां छोटा हो जाता है विंटर सीजन में, ठीक है, दिन छोटा हो जाता है। यहाँ क्या होता है, समर सॉलिस्टाइस में दिन सबसे बड़ा, ठीक है। 21 जून को क्या होता है, दिन सबसे बड़ा। और उसमें कौन सा दिन पड़ा था, दिसंबर 21 को सबसे छोटा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, the main cause of our season is the tilt of its axis. The earth axis is tilted at an angle of approximately 23.5. ये समझ में आ गया, 23.5 इस तरह से झुकी हुई है, 23.5 के से tilt हुई हुई है relative to its orbital plane. This tilt results in different angles and amounts of sunlight reaching different parts of the earth during its revolution around the sun, leading to the variations in seasons. अच्छा, एक और बात याद रखना कि जो अर्थ जो इस तरह से ये टिल्ट की हुई है, एक तो ये कि ये राउंड नहीं है, ठीक है, एक तो ये बात कि ये राउंड नहीं है, थोड़ा सा इस तरह की शेप है इसकी, ठीक। और दूसरी बात ये कि आप ये रोटेट करिए तो मुझे कोई बताएगा कि ये किस तरह रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब ऊपर से कोई देखेगा और इसको देखने की कोशिश करेगा कि ये रोटेट कैसे करी 24 आवर वाला, तो कैसे रोटेट करती हुई नजर आएगी, यूं नहीं करेगी जिस तरह घड़ी की सुइयां चलती हैं, बल्कि कैसे करेगी, ऐसे करेगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। The main cause of our season is the tilt of its axis. The earth axis is tilted at an angle of approximately 23.5 degrees relative to its orbital plane. This tilt results in different angles and amounts of sunlight reaching different parts of the earth during its revolution around the sun, leading to the variations in the seasons. When does summer solstice occur? In the northern hemisphere. बार बार आपको एक चीज याद दिलाई जाएगी कि सीजन्स आप कैसे याद करेंगे, नॉर्थ में देखेंगे कौन सा सीजन चल रहा है, साउथ में नहीं जाने का, ठीक है, कहाँ जाने का, नॉर्थ में जाने का। अच्छा जी, 21 जून में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि सूरज पूरा उसकी तरफ टिल्ट हुआ होता है, पूरी सूरज की रोशनी इसके ऊपर डल रही होती है। The summer solstice in the northern hemisphere occurs around June 21st. It marks a day with the longest period of daylight and the shortest night of the year. During this time, the northern hemisphere is tilted towards the sun, resulting in more direct sunlight and warmer temperatures. ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
phenomenon that occurs when the earth passes between the sun and the moon, casting a shadow on the moon. Solar eclipse, lunar eclipse, equinox या solstice. क्या मतलब होता है आपका? ठीक है, ये जो फिनोमेना आकर हो रहा है कि क्या हो गया है, अर्थ पासेस बिटवीन सन एंड मून. उर्दू में बोलो. ठीक है, ल्यूनर इक्लिप्स चांद गिरहन. चांद गिरहन तो बोल दिया. जो ये लिखा हुआ जुमला है इसको जरा उर्दू में बोल दो. ये जो लिखा हुआ है, अर्थ आ गई है बीच में. किन दोनों के बीच में आ गई? सन एंड मून के बीच में आ गई है अर्थ. और इसने बना दिया है बेचारा. किसको बेचारा बना दिया है? मून को बेचारा बना दिया है. ठीक है, अर्थ आ गई बीच में और उससे किसको बेचारा बना दिया? मून को बेचारा बना दिया. मून बेचारा है. ठीक है, बेचारा क्यों हो गया? क्योंकि पहले उसके ऊपर रोशनी आ रही थी. ठीक है, लाइट आ रही थी. लेकिन अब क्या हो गया? अब अर्थ का अक्स आ रहा है. अर्थ आ गई है बीच में. अब अर्थ का अक्स आ रहा है. अब वो रोशनी नहीं आने दे रही. कहाँ नहीं आने दे रही? मून को. जितना पोर्शन मून का डार्क होता है, जो डार्कर पोर्शन होता है, वो याद रखना. अब तुम्हारी यहाँ से क्लास शुरू होती है क्योंकि अभी तक तो बच्चों वाली क्लास, किंडरगार्टन की क्लास. अब थोड़ा बड़ा, प्राइमरी सेक्शन से थोड़ा बड़े हो जाओ. तो अब जो डार्कर पोर्शन होता है मून के ऊपर, वो कहलाता है अम्बरा एंड पेनम्बरा. ठीक है, अम्बरा एंड पेनम्बरा याद है कौन से सेक्शंस होते हैं? ये जो सबसे डार्क वाला, जो सबसे बिल्कुल डार्क हो रहा है ना, ये वाला जो है, ये अम्बरा कहलाएगा. ये दिखाओ जरा. हाँ, अब यहाँ पे आप देख लें कि ये दोनों आपको बताए में है, सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स. कौन सा इसमें से सोलर इक्लिप्स है और कौन सा ल्यूनर इक्लिप्स है? पहले तो ये बता दो. ऊपर वाला कौन सा है? सोलर इक्लिप्स है. क्यों है? क्योंकि बीच में कौन आया है? चांद आ गया. किन दोनों के बीच में आ गया है? सूरज के और जमीन के बीच में चांद आया. लेकिन चांद आपको पता है साइज में क्या होता है? छोटा होता है. लिहाजा वो क्या करेगा? जमीन को पूरी तरह से डार्क नहीं कर पाएगा. ठीक है, जमीन में सूरज की रोशनी आ रही है, वो अपनी पूरी शिद्दत से आ रही है. सूरज की रोशनी आती है और पूरी शिद्दत से आती है. ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको पता है सूरज के अंदर जो रेज होती हैं. ठीक है, अब वो आ रही है. अब वो चांद जहां पे आ गया, वहां से जमीन के ऊपर एक डार्क सा होल जो आपको नजर आ रहा है, होल नहीं है वो, बेसिकली साया, शैडो हम इसे कहेंगे. डार्क सा जो शैडो नजर आ रहा है, वो शैडो जो है वो दरअसल क्या है? अम्बरा. अम्बरा जो कहते हैं, जो बिल्कुल डार्क कर देता है, जो बिल्कुल जो टोटली जो है वहां से जो है वो आपको सूरज को. जमीन पे जो ये वाले इलाके, यहाँ के ऊपर क्या कहलाएगा? क्या हुआ है? सूरज गिरहन हुआ है. ठीक है, यहाँ से. लेकिन जो बाकी वहां वाले लोग होंगे, जो इस एरिया के बाहर वाले, जो पेनम्बरा के बाहर वाले भी हैं, उनको क्या ऐसा लगेगा कि सूरज ग्रहण हुआ है? उनको नहीं लगेगा. उन तक तो रोशनी पहुंच रही है, उन तक तो मून नहीं आया हुआ, उसने नहीं रोका हुआ. ठीक है, तो जो ये वाले एरियाज होते हैं कि अर्थ के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां के ऊपर से क्या दिखता है? सूरज ग्रहण दिखता है. ठीक है, बाकी अर्थ के एरियाज पे से सूरज ग्रहण नहीं दिखता. जो डार्क पोर्शन जहां ज्यादा सूरज ग्रहण होता है, वो वाला जो एरिया होता है वो कौन सा होता है? अम्बरा. और पेनम्बरा कौन सा होता है? जो लाइटर वाला एरिया आ रहा है, जो थोड़ा बड़ा दिख रहा है. बड़ा वाला सर्कल है, थोड़ा सा लाइट. एक डार्क है बिल्कुल छोटा सा, और एक उससे बड़ा दिख रहा है. वो वाला एरिया जो है वो लिखा हुआ है. अच्छा, टोटल इक्लिप्स ये नजर आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टोटल इक्लिप्स है, बिल्कुल अंधेरा हो गया. ये पार्शियल इक्लिप्स है जहाँ लाइटर है, और इसके नाम ऊपर दिए हुए देखो, पेनम्बरा और अम्बरा. अम्बरा वाला जो है वो बिल्कुल डार्कर पोर्शन है और पेनम्बरा वाला जो है वो लाइटर पोर्शन है. ठीक है, और ये ऑर्बिट दिखाया हुआ है, जो डॉटेड लाइन दिखाई हुई है आपकी, ये आर्ट जो है ये इस तरह से. मून जो है वो भी, मून जो है, अच्छा इससे एक और बात याद आ गई कि मून जो है वो अर्थ की क्या है? अर्थ की सैटेलाइट है. मून अर्थ की क्या है? सैटेलाइट है. जो चीज एक दूसरे के गिर्द घूमती है वो उसकी क्या होती है? सैटेलाइट होती है. मून अर्थ की सैटेलाइट है. अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या अर्थ किसी की सैटेलाइट है? इन्होंने कहा नहीं.
इन्होंने कहा है सन की, जी हाँ सन की सैटेलाइट है, ठीक है। अर्थ भी सैटेलाइट है लेकिन किसकी? सन की, तो सन के गिर्द घूम रही है, ठीक है, जो प्लैनेट्स है। अच्छा जी, अब अभी तक हमने डिफाइन किया सोलर इक्लिप्स, अब हम आ जाते हैं, सॉरी ल्यूनर, हाँ सोलर इक्लिप्स। अब हम आ जाते हैं ल्यूनर इक्लिप्स की तरफ, जो मैं बता रही थी आपको पहले, और उसमें क्या बता रही थी कि चांद बिल्कुल ही बेचारा बन जाता है, क्योंकि चांद का साइज है छोटा और अर्थ का साइज है बड़ा। डेफिनेटली जब अर्थ बीच में आ गई तो अब चांद बिल्कुल डार्क हो जाने वाला है, बिल्कुल डार्कर पोर्शन में चला गया। अगर वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए बिल्कुल डार्कर पोर्शन में आ जाता है तो फिर वो अम्बरा वाले पोर्शन में आ जाता है, और उसी के साथ आपको एक लाइट रे भी दिख रही है। वो वाला जो लाइट रे वाला पोर्शन है वो नीचे देखो लिखा हुआ नजर आएगा, पेनम्बरा, ठीक है। जो लाइटर पोर्शन है वो पेनम्बरा का पोर्शन है, और जो बीच में अर्थ आई हुई है और सूरज जो है उसको पूरी तरह जो है अर्थ ने इसको ब्लॉक कर दिया और वो चांद तक नहीं पहुंचने दे रही, ठीक है। तो ये जो चीजें थी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अम्बरा पेनम्बरा का, ये बताना चाह रही थी। मून ल्यूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स, क्या फर्क हुआ दोनों में? अब जल्दी जल्दी से रिपीट कर दो सारी चीजें। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? मून बीच में आ जाता है। सिर्फ ये याद रखना, सोलर इक्लिप्स है तो मून बीच में आएगा, ठीक है। सूरज चांद, सूरज चांद याद रखो, सूरज चांद बीच में आ गया है। और अगर ल्यूनर इक्लिप्स है तो फिर कौन बीच में आ गई है? चांद बेचारा बन, ल्यूनर का मतलब क्या हुआ? चांद बेचारा बन गया, ठीक है। जब चांद बेचारा बन गया तो वजह क्या हुई? जमीन बीच में आ गई, ठीक है, ये वजह। ठीक, वापस आते हैं अपने इसकी तरफ। सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स हम कर रहे थे, ज्योग्राफी की तरफ आ जाते हैं वापस। हाँ, ये डॉग साइज को लगाओ जरा। हाँ, हाँ बढ़ाओ आगे। ये तो डिफाइन तो कर दी हमने पिक्चर, थोड़ी सी चीजें इसमें और देखो। टाइप्स ऑफ इक्लिप्सेस, ये टाइप जो है आपकी वो कितने किस्म की होती है? 5 नंबर का ये भी सवाल आया हुआ है, तो देख लो। वी कैन सी 2 टाइप्स ऑफ इक्लिप्सेस, इक्लिप्सेस ऑफ द सन, सोलर इक्लिप्सेस, एंड इक्लिप्सेस ऑफ द मून, ल्यूनर इक्लिप्सेस, ठीक है। दीज occur when the sun, earth and the moon align in a straight or almost straight configuration. Astronomers call this a syzygy of the ancient Greek word। अब ये सारा कुछ, the term eclipses also find its roots in ancient Greek। ये सब कुछ छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सिर्फ वो टाइप्स के ऊपर मैं ले आऊं। सोलर इक्लिप्सेस, ठीक है, there are between 2 and 5 solar eclipses every year। There are 3 kinds of solar eclipses, total, partial and annular, ठीक है। अब टोटल सोलर इक्लिप्स कब होगा? टोटल सोलर इक्लिप्स की बात हो रही है। सोलर इक्लिप्स का मतलब है जमीन पे डार्क होने वाला है, जमीन का कुछ पोर्शन डार्क हो जाएगा, यही मतलब है इसका। जब ये मतलब है इसका तो मुझे बताओ फिर टोटल कब होगा? जब हम कहते हैं बिल्कुल दिन में 12 बजे जो है वो रात का समय हो गया, ठीक है, तो उस वक्त क्या हो जाता है? टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाता है। पार्शियल का मतलब आपको थोड़ा थोड़ा सूरज ग्रहण होगा, वो कई ऐसे पेनम्बरा वाले सेक्शन में आ गया है, अम्बरा वाले सेक्शन में नहीं है, ठीक है, तब हो गया पार्शियल। एनुलर का मतलब क्या हुआ कि सूरज ग्रहण है लेकिन उसके गिर्द एक रिंग ऑफ फायर नजर आ रहा है, गोल्डन रिंग नजर आ रहा है उसके गिर्द। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे सूरज जो है वो पूरी तरह उसे नहीं रोक पा रहा है, सूरज की किरणें जो है वो उस अहाते को उन्होंने पूरा वो किया है, वो एनुलर इक्लिप्स कहलाता है, ठीक है। कौन सा इक्लिप्स कहलाता है? उसके अहाते में आपको सूरज की रोशनी दिख रही होती है, सो गोल्डन रिंग जिसे हम कहते हैं कि वो नजर आ रहा होता है, वो एनुलर इक्लिप्स कहलाता है। Total solar eclipse occurs when the moon completely covers the sun as seen from the earth. Totally during such an eclipse can only be seen from a limited area, ठीक है। मैं ये बार बार आपको बता रही हूँ कि सिर्फ लिमिटेड एरिया, उसी एरिया से दिखाई देगा जमीन के ऊपर कि जिन एरिया में ऐसा होगा जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचने दे रहा है वो, ठीक है। और शेप लाइक जी नैरो बेल्ट,
यूजुअली अबाउट 160 किलोमीटर से 100 माइल्स वाइड, और ये इस तरह का एरियाज ये आपको नजर आते हैं प्रोजेक्ट इमेज। अब आगे आओ, जरा थोड़ा आगे बढ़ो। हमारे यहाँ भी होते हैं। किसी को याद है बचपने में पूरा जो है वो इक्लिप्स हुआ था, पूरा दिन के अंदर रात का समय हो गया था, ठीक है। तो वो ऐसा ऐसा नहीं याद, ऐसा होता है, यहाँ पे भी होता है। पार्शियल सोलर इक्लिप्स ये देख लो, पार्शियल का मतलब यही है, पेनिम्बरा वाले सेक्शन में है। हैपेंस व्हेन द मून ओनली पार्शियली कवर्स द डिस्क ऑफ द सन। एनुलर सोलर इक्लिप्स देख लो, occurs when the new moon covers the sun's center, leaving its outer edges from a ring of fire or annulus, ठीक है। उसके गिर्द आपको पूरा क्या नजर आएगा, जो डार्क एरिया होगा उसके पूरे गिर्द आपको क्या नजर आ रहा होगा, जो पूरा, हाँ, रिंग ऑफ फायर या गोल्डन रिंग हम उसे कहते हैं, कि वो उसे दिख रहा हो, ठीक है। हाइबर सोलर इक्लिप्सेस भी हैं, इसका नहीं है। ल्यूनर इक्लिप्सेस की आप देख लीजिए, टोटल, पार्शियल एंड पेनम्ब्रल। टोटल का मतलब क्या होने वाला है कि चांद ऐसी कंडीशन में आया हुआ है कि टोटली बिल्कुल डार्क हो गया है, ठीक है। पेनम्ब्रल का मतलब कि पेनम्ब्रा वाले सेक्शन में है, इतना ज्यादा डार्क नहीं हुआ है, ठीक है। और पार्शियल का मतलब क्या है कि वो थोड़ा सा इस साइड पे है, थोड़ा सा अम्ब्रा थोड़े से पेनम्ब्रा वाले सेक्शन में आ गया है। तो ये टोटल पार्शियल एंड पेनम्ब्रल जो इस हो गए। पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स व्हेन ओनली पार्ट ऑफ द मून सरफेस इज अकर्ड बाय अर्थ अम्ब्रा, वी सी पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स। पेनम्ब्रल कब होगी? happens when moon travels through the faint penumbral portion of the earth shadow। और ये होंगी टोटल पेनम्ब्रल पार्शियल सोलर इक्लिप्सेस, ये आपने पढ़ लिया, ठीक है। मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ बुक्स इस्तेमाल करते हैं, कोई डोगर वालों की बुक इस्तेमाल करता है, कोई मियां शफीक की। बहरहाल मियां शफीक की मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ कि जब ये चैप्टर खत्म हो जाता है कोई भी चैप्टर, तो उसके लास्ट में जो है वो 50 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं पढ़ते, अगर आप वो 50 क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हो, तो आप काफी सारा आपका मटेरियल तैयार हो जाता है साइंस का पेपर देने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से ये सबसे अच्छी बुक जो है ये सजेस्ट की जाती है। लेकिन मैं उसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगी, बार बार बता रही हूँ, एबिलिटी पोर्शन के लिए ये वाली बुक, हालांकि इसमें है एबिलिटी का पोर्शन, लेकिन मैं एबिलिटी के लिए बुक सजेस्ट नहीं करूंगी। उसके लिए साइट्स आपको फॉरवर्ड करूंगी, उन साइट्स पे जाओ और वहां से जाके प्रैक्टिस करो। ये देखो, अर्थ एक्सिस आपकी बता रहे हैं, अर्थ की मूवमेंट बता रहे हैं। वहां से अगर आप ऊपर से देखना शुरू करोगे तो अर्थ की मूवमेंट आपको कैसी नजर आएगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है। ये वाले लैटिट्यूड्स हैं, क्या खुसूसियत बताई थी इनकी, कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं होते एक तरफ से आके इनका डिस्टेंस 0 हो जाए, मिल जाए, जुड़ जाए और बीच में से जाके एक दूसरे से दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा कहाँ होता है? लॉन्गिट्यूड्स में होता है। लॉन्गिट्यूड्स में इक्वेटर के ऊपर इनका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है और पोल्स के ऊपर इनका डिस्टेंस 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, सब आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इक्वेटर लाइन ये बताई हुई है, बीच में एक इमेजिनरी लाइन दुनिया की क्रिएट की हुई है, जिस इमेजिनरी लाइन को इक्वेटर बोलते हैं, और इनको 2 पोर्शंस में तकसीम कर दिया है। उस इमेजिनरी लाइन ने दुनिया को, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, जी। ये टिल्ट बताया हुआ है इसके अंदर, और इसके अंदर ट्रॉपिक्स आपके बताए हुए हैं, ठीक है। हाँ, इक्वेटर के साथ जो है वो आपके ट्रॉपिक्स होते हैं। कौन कौन से ट्रॉपिक्स होते हैं, किसी को याद है? ट्रॉपिक्स निकालो, कौन कौन से ट्रॉपिक्स है, इसमें धुंधला आ रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये जो हमने लाइनें इमेजिनरी क्रिएट की हुई हैं, जैसे ऊपर वाली लाइन पे जाएंगे हम, तो वो बीच का पोर्शन जो है वो पूरा क्या कहलाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस तरह करके ये ट्रॉपिक्स बने हुए हैं। ये करके ये इस तरह से जो डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ये नीचे वाला जो है ये भी है एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो है ये कौन सा पोर्शन है, एंटार्क्टिक के ऊपर वाला कौन सा है, ये वाले, इधर से देखिए बताओ, ये वाला कौन सा है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक हो गया नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये वाला तरफ है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये वाला कौन सा, कैंसर है जो नॉर्थ की तरफ है। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाला जो इक्वेटर से ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जो इक्वेटर के नीचे वाला ये वाला इलाका है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उससे नीचे वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है,
एंटार्क्टिक सर्कल, क्योंकि नीचे आपके पता है कौन सा समंदर है या कौन सी जहाँ बर्फ जमी रहती है, कौन सा एरिया है, वो एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका। और ऊपर जो है वो आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। इस तरह से ये इक्वेटर्स डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये रह गई थी हमारी चीज, जहन में जहन नशीन कर लो अपने अच्छी तरह से। क्या ये पैरेलल जो लाइंस आ रही हैं इक्वेटर के ऊपर जो आएगा, एक पैरेलल लाइन से ऊपर वाला पोर्शन, वो कौन सा हो जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला पोर्शन आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और इक्वेटर के नीचे वाला पोर्शन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न के नीचे हाँ एंटार्क्टिक सर्कल। इस तरह से ये डिवाइड किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इसके बाद बताने की मेरे ख्याल से। इक्विनॉक्स, द डे विद इक्वल पीरियड्स ऑफ डे लाइट एंड डार्कनेस, ठीक है। इक्वल पीरियड जब आपके बराबर बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, तो ये इक्विनॉक्सेस कहलाते हैं। एंड इक्विनॉक्स अकर्स ट्वाइस अ ईयर, 2 मर्तबा होता है साल में। व्हेन द सन इज डायरेक्टली अबव द अर्थ इक्वेटर, resulting in nearly equal periods of daylight and darkness worldwide. The equinoxes mark the beginning of spring and autumn, and they occur around March 20th, spring equinox, and September 22nd, autumn equinox. मार्च वाला जो है वो स्प्रिंग के करीब होगा, यानी समझ लो कि जो शुरू के ईयर्स होंगे वो अच्छे अच्छे होंगे, फूल वाले, फुलवार वाले, यानी स्प्रिंग वाले, ठीक है। और जो ये सर्दी की ठंड की तरफ के वक्त आते हैं, सितंबर की तरफ आ गया ये वाला, ये पतझड़ का मौसम कहलाता है, यानी ऑटम वाले, इस टाइप के जो पीरियड होते हैं वो वाले, तो ये आपका हो जाएगा। इस तरह से याद रखना आसान हो जाएगा। ये शुरू वाले जो हैं, क्योंकि दिमाग से ये निकल जाता है ये वाला कौन सा इक्विनॉक्स था, यानी मार्च वाला कौन सा था, वो वाला कौन सा था, तो कैसे याद रहेगा? शुरू के जो होते हैं वो खुशहाली की तरफ, स्प्रिंग, फूल खिल रहे हैं, ठीक है, हरियाली हो रही है, ये वाला हो रहा है, ये वाले सीजन होंगे। और जो ठंड की तरफ आएगा, ठंड लगने से पत्ते भी सुकड़ जाते हैं, खुश्क होके गिरने लगते हैं, पतझड़ होने लगता है। तो ये जो बाद वाला आएगा सितंबर, ये ऑटम वाला। मार्च 21 को नहीं होता, मार्च 20, मार्च 21, इसी तरह से ये आपको इसी तरह से मिलेंगी ये डेट्स, ठीक है। ऑटम इक्विनॉक्स करीब करीब ही होते हैं, एक दिन आगे कर लो, एक दिन पीछे कर लो, दिन वही, यानी वही वाले जो एरिया है वो आपके आ रहा होगा। अर्थ रोटेशन, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन अप्रोक्सीमेटली, ये तो पता है सबको ही, एक अपनी रोटेशन जो डे एंड नाइट क्रिएट करेगी, कितने दिन में करती है, कितने टाइम में करती है? 24 घंटे में करती है, एक दिन के अंदर, ठीक है, 24 घंटे। This rotation is responsible for cycle of day and night. The direction of Earth's rotation is, direction क्या होगी? अभी बार बार बताया क्या होगी? East to west, west to east, north to south, south to north. कौन सी होगी? अरे एंटी क्लॉक वाइज में नॉर्थ कहाँ से आ गया? यूं चलेगी ना, ऐसे बताया। देखो आंसर क्या है? The earth rotates from west to east. This means that when viewed from above the north pole, the earth rotates counterwise. यानी अगर आप नॉर्थ पोल से इस तरह देख रहे हैं तो आपको ये काउंटर क्लॉकवाइज नजर आ रही है। The imaginary line around which the earth rotates is called equator, tropic of Cancer, prime meridian, arctic circle. एक लाइन जो हमने बताया था कहां से गुजर रही है, which the earth rotates is called, अर्थ रोटेट के ऊपर एक हमने लॉन्गिट्यूड में एक लाइन सपोज की थी जो हमने बताई थी कहां से गुजर रही है? इक्वेटर तो ऐसे थी हॉरिजॉन्टली, ये ऐसे थी लंबी, ठीक है। ये एक जगह से गुजर रही थी, एक मुकाम था, ग्रीनविच लंदन के मुकाम से गुजर रही है, उसके तहत वो जहां जहां रोटेट करेगा, सूरज जहां जहां जाएगा, टाइम फिक्स होते हैं, ठीक है। ग्रीनविच के मुताबिक इतना टाइम चल रहा है, लेकिन ये जो वक्त है पाकिस्तान में इतने बज रहे होंगे, ईरान में इतने बज रहे होंगे, जापान में इतने बज रहे होंगे, वहां से नापा जाता है उस घंटे के हिसाब से कि सूरज कहाँ कहाँ जाता है जब वो मूव करते हैं इधर उधर। The rotational speed of the earth is the highest at
सबसे ज्यादा रोटेशनल स्पीड कहाँ होगी? तो देखो, अगर एक किसी सलाख में आप एक कीनू को लगा लो और ठीक है, उसको सलाख को अपनी जगह पे रखो और उसको यूं करके घुमाओ, तो फिर जो आपको स्पीड नजर आएगी, जो कीनू या बॉल जो भी चीज जो घूम रही है, तो उसकी कहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड नजर आएगी? सलाख तो अपनी जगह, सेंटर तो अपनी जगह रहेगा, जो उसका इर्द गिर्द का पोर्शन है वही सबसे ज्यादा नजर आएगी। तो जो रोटेशन है वो इक्वेटर के ऊपर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये इक्वेटर के ऊपर जो इसकी रोटेशन है वो सबसे ज्यादा होगी, जो डे और लाइट आपके जो जनरेट होते हैं। द रोटेशनल स्पीड ऑन द अर्थ इज हाईएस्ट एट द इक्वेटर. This is because the Earth's equator is farthest from its axis of rotation and the circumference of the Earth is largest at the equator compared to other latitudes. These questions का ये हो गया। अब Earth's revolution पे आ जाओ। रोटेशन से क्या क्रिएट होता है? सवाल है 2 नंबर का, आ चुका है ना, जो सवाल आ चुके हैं वही पूछती हूँ मैं तुमसे। क्या के रोटेशन से क्या क्रिएट हो रहा है? डे और नाइट, दिन और रात क्रिएट हो रहा है। रेवोल्यूशन से क्या क्रिएट हो रहा है? ईयर, ठीक है, सीजन। द 365 days, the Earth takes approximately 365 days or 1 year to complete the revolution around the sun. This revolution is responsible for the changing of seasons and the length of calendar year. The path followed by Earth in its revolution around the sun is called, ये पाथ जो है, इस पाथ को क्या बोलते हैं? जिस पाथ के ऊपर जो है वो अर्थ रेवोल्यूशन कर रही है, सन के गिर्द घूम रही है, रेवोल्यूट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। The path followed by the Earth in its revolution around the sun is called an orbit. The Earth's orbit is elliptical, meaning it is shaped like a slightly elongated circle. ठीक है, एक सर्किल जो है पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि थोड़ा सा इस टाइप का हुआ है, थोड़ा सा एक जगह से लंबा है दो साइड से, और दो साइड से थोड़ा शॉर्ट है, पतला है। The phenomenon that occurs when the Earth is at its maximum tilt away from the sun is called equinox, solstice, प्रेसिशन, एफिलियन। क्या कहलाता है ये फिनोमेना? ठीक है, जब टिल्ट उसकी अवे हो जाती है सन से, तो ये क्या कहलाएगा? या टुवर्ड्स होगी या अवे होगी। टुवर्ड्स भी हो सकती है, अवे भी हो सकती है, तो क्या कहलाता है ये फिनोमेना? सोल्स्टाइस कहलाता है, ठीक है। Solstice refer to the phenomenon that occurs when the Earth is at its maximum tilt away from the sun. There are 2 solstices in a year: the summer solstice around June 21st in the northern hemisphere, and winter solstice around December 21st in the northern hemisphere. देखो, दोनों चीजें तुम्हें कहाँ से पता चल रही हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से पता चलने वाली हैं, सदर्न पे नहीं आना जी। क्लाइमेट एंड वेदर, क्या समझ में आता है क्लाइमेट से और वेदर से? चलो, क्लाइमेट से क्या समझ में आता है? क्या चीज? क्लाइमेट। वेदर क्या है? जो चेंज होता रहे, जो डेली बेसिस पे चेंज होता है वो वेदर है, जो डेली बेसिस पे कंडीशंस होती हैं। और जो सीजनल होता है आपका, कि इस एरिया का ये क्लाइमेट रहता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है, वहाँ का क्लाइमेट डेवलप हो जाता है। तो climate refers to a short-term atmospheric condition, long-term atmospheric condition, daily variations in temperature, seasonal variations in precipitation, long-term atmospheric condition। वहाँ का एटमॉस्फेयर जो है लॉन्ग टर्म कैसा रहता है? मसलन जो ठंडे इलाका है वहाँ ज्यादातर बर्फबारी रहती है, ठीक है, तो वो उनका क्लाइमेट जो है इस तरह का है। क्लाइमेट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर पैटर्न्स। अब ये देखो, इसके अंदर वेदर पैटर्न्स आते हैं, क्लाइमेट के अंदर आएगा वेदर पैटर्न्स, ठीक है। तो वेदर पैटर्न जो है वो छोटे होते हैं, क्लाइमेट एज अ होल बड़ा होता है, लंबे अरसे के लिए होता है। इंक्लूडिंग टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड पैटर्न्स एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, इट रिप्रेजेंट्स द typical weather patterns experienced in a particular region over an extended period, typically 30 years or more. The main factor influencing weather, क्या चीज इस पे सबसे ज्यादा असर करने वाली है? किस पे? वेदर पे, क्लाइमेट पे, ठीक है। तो the main factor influencing weather is latitude, altitude, is atmospheric pressure, solar radiation। तो जनाब,
वेदर पैटर्न जो हमारे रोज का जो सिलसिला चलने वाला है उसके ऊपर जो असर होगा सबसे ज्यादा वो सूरज असरअंदाज होगा, ठीक है। तो सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा असरअंदाज होगी। सोलर रेडिएशन फ्रॉम द सन इज द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेदर पैटर्न्स ऑन अर्थ. It drives the heating of the Earth's surface, creates temperature gradients, and cause air masses to move, resulting in the formation of weather systems such as high and low pressure areas, wind patterns, and the distribution of moisture. The term El Nino refers to a type of storm system, a long-term climate pattern, a sudden drop in temperature, a periodic warming of the Pacific Ocean. तो जनाब ये एल नैनो जो है ये क्या कहलाता है आपका, पैसिफिक ओशन की जो वार्मिंग है वो कहलाती है, अ पीरियोडिक वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन. एल नीनो refers to a periodic warming of the surface waters in the central and eastern tropical Pacific Ocean. It occurs irregularly every few years and has significant impacts on weather patterns worldwide, including changes in temperature, rainfall and atmospheric circulation. ये मैंने आपको बताया था कि जब हम ये आपका वेदर पैटर्न्स की तरफ आएंगे या एनवायरमेंटल साइड पे, अभी हमने वो वाला चैप्टर नहीं किया है, इस तरफ आएंगे तो फिर क्या होगा कि उसमें हम बहुत सारे एयर करंट्स, वाटर करंट्स और ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे. तो वाटर करंट्स और एयर करंट्स मिलके भी कुछ चीज़ें जनरेट करते हैं जिसकी वजह से वेदर पे आपके असरात डेवलप होते हैं, ठीक है. एवापोरेशन ज़्यादा हो जाती है, सन रेडिएशन आ रही है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो सब मिल के कुछ ना कुछ चीज़ जनरेट करती हैं जिसकी वजह से आपको मौसम इस तरह की, एटमॉस्फेयर इस तरह का नजर आता है. अच्छा जी, ये हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेदर, इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक वेदर की है. कंसिस्टेंसी ओवर अ टाइम, लॉन्ग टर्म पैटर्न्स, डेली वेरिएशंस, रीजनल एवरेजेस. तो डेली वेरिएशन जो है वो वेदर आपका बताती हैं, जो आपका महकमे मौसम यहाँ जो होता है ना वो वेदर की रोज आपको कंडीशन बता रहा होता है कि क्या होती हैं, ठीक है. तो वो वाली चीज़ें आपकी होती हैं. वेदर रेफर्स टू शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट अकर ऑन अ डेली और आवरली बेसिस. इट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड स्पीड, डायरेक्शन. प्रेसिपिटेशन बताया था मैंने, क्या कहते हैं, जो चीज़ आ रही है आपके ऊपर से वो ड्राई डिपोजिशन भी हो सकती है और वेट डिपोजिशन भी हो सकती है. याद रखना कि बहुत सारी जगहों पे अगर हम देखते हैं दीवारों के ऊपर से कलर उतर है तो उसका मतलब है वहाँ के ऊपर बारिश तो हो नहीं रही, तो कुछ ना कुछ ड्राई डिपोजिशन मौजूद है, खुश किस्म की, जो कोई ना कोई डिपोजिशन में सल्फर था, कोई चीज़ थी जो हवा में मौजूद है, प्रेसिपिटेशन की शक्ल में आ रही है और वहाँ असरअंदाज हो रही है. तो इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं. ठीक, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हुआ. इसके बाद क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ये लास्ट टॉपिक है आपका. टाइम पूरा हो गया क्या? टाइम कंप्लीट हो गया, ये लास्ट है. इसको भी एक नजर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है आपका सवाल. कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये कहाँ होता है? तो ये क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में होता है. ये कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम ये यहाँ मौजूद होता है. तो ये देख लीजिएगा, इनको मुख्तलिफ किस्म के सिंबल से जाहिर करते हैं और इससे ये शो होता है कॉपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम आपका. ये वाला जो लास्ट टॉपिक है ये एक नज़र देख लीजिएगा. ब्लॉग आप लोगों के पास आ चुका होगा. पार्ट बी है ज्योग्राफी का ये, ठीक है. पार्ट बी ज्योग्राफी का पार्ट ए था उस दिन और आज पार्ट बी था, ठीक है.